नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्यमय सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, आज से पूरे 5000 साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम ऐतिहासिक कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता को डिकोड करने वाले हैं जिसने आधुनिक दुनिया के विकास से बहुत पहले ही अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के ऐसे बेंचमार्क सेट कर दिए थे जिन्हें देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं आरंभिक नगरों की, विशेष रूप से सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता की। ये सिर्फ ईंटों और खंडहरों का कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त जांच पड़ताल है कि हमारे पूर्वज असल में कितने एडवांस थे। अब जरा इस चौंकाने वाली बात पर गौर कीजिए। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब ब्रिटिश इंजीनियरों ने अनजाने में ही एक 5000 साल पुराने शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल रेलवे का काम चल रहा था और उन्हें पकी हुई ईंटों की जरूरत थी। तभी पास ही में उन्हें खंडहर दिखा जहां एकदम बेहतरीन क्वालिटी की ईंटें मौजूद थी, बिना ये जाने कि भाई ये कोई मामूली खंडहर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता का एक अनमोल हिस्सा है। मजदूरों ने वहां से हजारों ईंटें उखाड़ लीं। रेलवे लाइन तो बन गई, लेकिन अनजाने में ही इतिहास की कई बेशकीमती इमारतें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। ठीक है, तो चलिए इस मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। हमारी इस जांच पड़ताल के मुख्य पड़ाव होंगे सबसे पहले वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी, फिर उनका मास्टरफुल अर्बन प्लानिंग, उसके बाद क्राफ्ट्स, ट्रेड और सील्स, फिर हम जानेंगे धौलावीरा और लोथल के रहस्य, और आखिर में बात करेंगे दी अनसॉल्व्ड हड़प्पन कोलैप्स की। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद ही व्यवस्थित और रोमांचक यात्रा होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दी एक्सीडेंटल डिस्कवरी। रेलवे इंजीनियरों ने जो बड़ी भूल की थी, उसके लगभग 80 साल बाद जब पुरातत्वविदों ने आखिरकार इस साइट की गहराई से जांच की, तब जाकर उन्हें इसकी असली अहमियत का अंदाजा हुआ। उन्हें पता चला कि ये खंडहर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, और क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। अब इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इतिहास को मुख्य रूप से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक, जहां कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था और इंसान बस शिकार करके अपना पेट भर रहा था। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में एकदम सटीक बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास अपनी एक प्रॉपर लिपि थी, वो लिखना जानते थे। उन्होंने मिट्टी की मोहरों पर अपने लेख भी छोड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? वो ये कि आज तक दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट उस लिपि को पढ़ ही नहीं सका है। वो आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा कोड बनी हुई है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, मास्टरफुल अर्बन प्लानिंग। और सच बताऊं तो ये हिस्सा सच में हैरत में डाल देने वाला है। 5000 साल पुराने इन शहरों का जो ढांचा और बसावट थी, वो आज की हमारी आधुनिक नगर पालिकाओं को भी कड़ी टक्कर देती है, बल्कि कई मायनों में तो उनसे कई ज्यादा एडवांस नजर आती है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हड़प्पा के शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिमी हिस्सा थोड़ा छोटा था, लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग या सिटाडेल कहा। ये चारों तरफ से पक्की ईंटों की एक मजबूत दीवार से घिरा था और यहाँ संभवतः रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग रहता था। वहीं जो पूर्वी हिस्सा था वो काफी बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में बसा था, जिसे निचला नगर कहा गया। यहाँ आम लोग, मजदूर और शिल्पकार रहते थे। अब सोचिए, इनकी पक्की ईंटों की इंटरलॉकिंग चिनाई इतनी बेमिसाल थी कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इनकी दीवारें आज मजबूती से खड़ी हैं। है ना कमाल की बात? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनका ड्रेनेज या जल निकासी प्रबंधन कितना आधुनिक था। आज हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं कि दिल्ली जैसे बड़े महानगरों की सड़कें भी तालाब बन जाती हैं। लेकिन हड़प्पावासी वो 5000 साल पहले ही ढकी हुई पक्की नालियां बनाते थे। हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, जहाँ से पानी एक हल्की ढलान वाली नाली के जरिए गली की नाली से जुड़ता था और फिर वो जाके मुख्य नाले में मिल जाता था। नालियों को ईंटों से ढका गया था और सबसे हैरानी की बात, सफाई के लिए बाकायदा मैन होल यानी इंस्पेक्शन होल तक बनाए गए थे। एकदम सीधी और सटीक लाइन में बनी ये ड्रेनेज व्यवस्था आज के सिटी प्लानर्स को भी बहुत कुछ सिखा सकती है।
इसी टाउन प्लानिंग का एक और बड़ा अजूबा है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ। भाई ये कोई आम तालाब नहीं था, इसे पकी ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, पानी का रिसाव रोकने के लिए इसके ऊपर चारकोल यानी प्राकृतिक डामर की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। जरा सोचिए उस जमाने की वाटरप्रूफिंग तकनीक। इसमें दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए बकायदा सीढ़ियां थीं और चारों ओर कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे। इसे कुएं से भरा जाता था और इस्तेमाल के बाद पूरा पानी निकाल दिया जाता था। ऐसा लगता है कि ये शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या वीआईपी लोगों के नहाने के लिए ही इस्तेमाल होता था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड सील्स। चलिए अब वास्तुकला से थोड़ा अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ते हैं। आखिर ये सभ्यता इतनी अमीर और समृद्ध कैसे थी? इसका जवाब छिपा है उनके बेहतरीन शिल्प और दूर दराज के देशों के साथ होने वाले उनके विशाल इंटरनेशनल बिजनेस में। इनके इंपोर्ट या आयात की जगहों पर नजर डालने से ही इस सभ्यता के विशाल ग्लोबल नेटवर्क का अंदाजा आसानी से लग जाता है। देखिए, उनके पास हर चीज तो लोकल लेवल पर मौजूद नहीं थी। अब यहाँ एक सवाल सोचिए, अगर उनके पास स्थानीय तौर पर तांबा और टिन था ही नहीं, तो उन्होंने ब्रॉन्ज यानी कांस्य आखिर बनाया कैसे? इसका सीधा सा जवाब है उनका जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क। वो तांबा राजस्थान और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से मंगवाते थे। टिन ईरान और अफगानिस्तान से आता था, सोना सीधा कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। मतलब उनका बिजनेस सच में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अब जरा उनकी केमिकल नॉलेज या रासायनिक समझ को देखिए। उन्होंने सिर्फ प्राकृतिक पत्थरों का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आर्टिफिशियली एक बिल्कुल नया पदार्थ भी तैयार कर लिया, जिसे फेयांस कहा गया। इस फेयांस को बालू या स्फटिक पत्थरों के पाउडर में गोंद मिलाकर बनाया जाता था। फिर उस पर एक नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की बहुत ही चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इससे वे एकदम लग्जरी मनके, चूड़ियां और छोटे बर्तन बनाते थे। सोचिए, आज से 5000 साल पहले सिंथेटिक लग्जरी मटेरियल तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक चमत्कार है। अब जब बिजनेस इतना बड़ा था, तो सुरक्षा की बात होना भी लाजमी है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पैकेज पर एक खास सिक्योरिटी टेप लगा होता है, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि रास्ते में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि हड़प्पावासी बिल्कुल यही काम मुहरबंदी के जरिए करते थे। वे सामान के थैलों को बांधकर उसकी गांठ पर गीली मिट्टी लगाते थे और अपनी मुहर से उस पर एक स्टैंप लगा देते थे। अगर मुहर की छाप एकदम सुरक्षित है, तो इसका मतलब सामान बिल्कुल सेफ पहुंचा है। ये उस प्राचीन काल का अपना एक टैम्पर एविडेंट पैकेजिंग सिस्टम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे डेवलप होती है। सीक्रेट्स ऑफ धौलावीरा एंड लोथल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। गुजरात में कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं जो इस सभ्यता की एक बिल्कुल ही अलग और दिलचस्प कहानी बयां करती हैं। अब धौलावीरा शहर की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जहां बाकी हड़प्पन शहर सिर्फ 2 हिस्सों में बटे थे, वहीं धौलावीरा 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और यहाँ पक्की ईंटों की बजाय विशाल पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अलावा यहाँ पब्लिक इवेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज जो यहाँ से मिली है, वो है एक विशाल साइन बोर्ड। जी हाँ, बड़े बड़े सफेद पत्थरों को तराश कर एक लकड़ी के बोर्ड में जड़ा गया था, जिस पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर लिखे थे। ये पूरी दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड्स में से एक है। और वहीं दूसरी ओर था लोथल शहर, जो खंबात की खाड़ी के पास बसा था। ये सिर्फ कोई आम शहर नहीं था, बल्कि एक प्रमुख बंदरगाह यानी डॉकयार्ड था। यहाँ पकी ईंटों से बना एक बहुत बड़ा बेसिन या तालाब मिला है, जो ये साबित करता है कि समुद्री रास्ते से आने वाले जहाज यहाँ रुकते थे और माल उतारा या चढ़ाया जाता था। लोथल उस समय कीमती पत्थरों और मनके बनाने की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और बिजी इंटरनेशनल नेवल हब था। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, द अनसॉल्व्ड हड़प्पन कोलैप्स। इतनी भयंकर तरक्की, इतनी बेमिसाल अर्बन प्लानिंग और इतना फैला हुआ व्यापार, लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म होने लगा। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा और अचानक बदलाव आया। लोगों ने इन हाईटेक शहरों को रातों रात छोड़ना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? पतन या डिक्लाइन के संकेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। जो लोग साफ सफाई को लेकर इतने ऑब्सेस्ड थे, उनके शहरों की सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे।
वो बेहतरीन जल निकासी प्रणाली टूट गई और सड़कों पर ही छोटी छोटी झुग्गियां बनने लगीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये इतिहास के सबसे बड़े कोल्ड केसेस में से एक है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि नदियां पूरी तरह सूख गईं। कुछ का कहना है कि ईंटें पकाने के लिए इतनी लकड़ियां काटी गईं कि भयंकर डिफॉरेस्टेशन या जंगल कटाई हो गई। कोई कहता है कि भयानक बाढ़ आ गई, तो कुछ का मानना है कि जो शासक थे उनका कंट्रोल अचानक खत्म हो गया। कारण जो भी रहा हो, असर बेहद विनाशकारी था। इन तमाम थ्योरीज में से असली सच क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हो सकता है कि कई कारणों ने मिलकर एक साथ इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया हो। लेकिन इस पूरी जांच पड़ताल से जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है वो ये है कि अगर इतनी एडवांस्ड, इतनी सुनियोजित और साइंस को इतनी गहराई से समझने वाली सभ्यता अचानक से मिट्टी में मिल सकती है, तो क्या आज के हमारे चमकते हुए आधुनिक शहर भी भविष्य में किसी ऐसे ही अचानक पतन का शिकार हो सकते हैं? ये एक ऐसा थॉट है जो हमें हमारी अपनी मानव सभ्यता की नाजुकता पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।